हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्लास 11th एंड 12th। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग छंद। आज आपके साथ विवेचना करेंगे छंद की, ठीक है? क्योंकि इसकी आपको मात्राएं और इसके रूप जानना बहुत आवश्यक है। तो इसकी सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की कि वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि का ध्यान रखते हुए जिस काव्य की विवेचना की जाती है उसे छंद कहते हैं। वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद दो प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। आइए सबसे पहले बात करते हैं मात्रिक छंद की। मात्रिक छंद वे छंद हैं जिनकी रचनाओं में मात्राओं के आधार पर होती है। इसमें वर्णों के लघु गुरु के क्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। तो आप समझ गए ना कि मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। और वर्णिक छंद में, वर्णिक छंद वे छंद हैं जिनकी रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है। बस इतना आप ध्यान रखेंगे तो आप इसकी परिभाषा नहीं भूलेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वर्ण, मात्रा और छंद के तत्व। तो वर्ण से तात्पर्य, तो वर्ण तो आप समझते ही होंगे। सबसे पहले जब आपने पढ़ना सीखा तो आपकी शुरुआत ही वर्णों से हुई। तो अक्षर जैसे क, ख, ग, घ आदि। अच्छा, इनको अक्षर क्यों कहा गया? क्योंकि इनमें क प्लस आ मिश्रित है। और इन्हें वर्ण हम तब कहते जब हम का को लिखते ऐसे, तो जब ऐसे लिखते तो इसके नीचे हलंत लग जाता। क्योंकि आप जब भी का से लेकर ज्ञा तक का किसी भी वर्ण का उच्चारण करोगे, जब कहोगे का तो का में आ मिश्रित है। जब कहोगे क, ख, ग तो इसमें आ नहीं लगा है, ये अर्धसम है, तो इनके नीचे क्या लग जाएगा? हलंत लग जाएगा। जो व्यंजन जिनमें स्वरों का प्रयोग नहीं होता उनमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये अपूर्ण है, ये अपूर्ण है। पूर्ण कब होता है? जब उसका प्रयोग हम का में करते हैं। समझ में आ रहा है ना बात? मैंने उदाहरण में आपको का समझाया, ये मत समझिएगा कि सिर्फ का की ही बात हो रही है। का से लेकर ज्ञा तक जितने भी व्यंजन हैं, यदि उनमें आ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, स्वर मिश्रित ध्वनि नहीं होगी, तो वो क्या कहलाएंगे? अर्धसम कहलाएंगे। तो उनमें हलंत का प्रयोग किया जाएगा। वो चाहे खा हो, चा हो, छा हो, एनीथिंग कुछ भी हो, तो उनमें नीचे हलंत लग जाएगा, जिसको आपको लिखने में भी बड़ी परेशानी होगी। समझ गए ना? तो इसलिए हम हमेशा स्वर मिश्रित वर्णों का ही प्रयोग करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपकी परीक्षा में बड़े उपयोगी होंगे कि वर्ण और अक्षर दोनों में अंतर होता है। वर्ण कब है? जब ये अर्धसम है तब ये वर्ण है। और अक्षर कब है? जब वो स्वर युक्त है। क्लियर? तो इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आपको समझाते हैं कि लघु और गुरु क्या होते हैं। तो देखिए, जब आप स्वर बोलते हो तो स्वर में जब आप शुरू करते हो छोटा आ, देखिए छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक, और री, ये क्या है? ये कौन से स्वर है? ये लघु स्वर है। लघु स्वर माने जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, तो ये लघु स्वर हैं। और यही स्वर दीर्घ हो जाते हैं जब हम इनको बड़ा कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बड़ा जब दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर का मतलब कि जहां पर लघु स्वर की अपेक्षा दुगना समय खर्च हो रहा है, तो वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आगे देखिए, आपको दिखेगा यहाँ पर परिभाषा में भी आपको दिखाते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। गुरु वर्ण के उच्चारण में लघु की अपेक्षा दुगना समय लगता है। जैसे कमला, कमल, कमल, इसमें आ नहीं निकला तो कमल, ठीक। और कमला
तो आ बढ़ा दिया तो क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। अब इसमें क म लघु वर्ण है लेकिन ला गुरु वर्ण है, इसलिए मात्राओं की गणना करते समय लघु वर्ण के लिए एक मात्रा, गुरु वर्ण के लिए दो मात्राएं मानी जाती हैं। लघु का संकेत ये पाई होता है और गुरु का संकेत ये छोटा सा यस होता है। इतना क्लियर हुआ। अब दीर्घ स्वर वाले वर्ण, दीर्घ स्वर उनके वर्णों में क्या होता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। अंग यहाँ नहीं होते, आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि वे अयोग वाह हैं, वे ना तो स्वर हैं ना ही वो व्यंजन है, इसलिए उनको अयोग वाह कहा जाता है। अब जैसे आम में आ शब्द गुरु हो गया, आ क्या हो गया, गुरु हो गया, और लघु क्या हो गया, पाई हो गई। तो वर्ण में अब इसी तरह से जैसे हमने लिखा मैंने नाम, आपका लिख दिया, चलिए नाम लिखा। अब ना लिखा तो ना अकेला तो है नहीं, इसके साथ में आ है, तो जब इसका हम विच्छेद करेंगे तो ना प्लस बड़ा आ प्लस माँ प्लस आ, तब ये क्या बना, नाम। अब जब हम इसको दिखाएंगे, ये क्या है, ये गुरु हो गया, ये क्या हो गया, लघु हो गया। तो जब हम गुरु का दिखाएंगे तो इसको एस लगा के दिखाएंगे और इसको पाई के रूप में दिखाएंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर, मैंने आपको समझा दिया। संयुक्त वर्ण के पूर्व में वर्ण अवलंब में, जैसे अम्ब, अम्ब संयुक्त वर्ण है, इसमें पूर्व का वर्ण ला होगा। देखिए इसमें क्या होगा, अवलंब का मतलब क्या होता है, सहारा। यहाँ पर जब आधा वर्ण कोई भी प्रयोग होता है तो उसके पहले वाले वर्ण को, पहले वाले को, जैसे ला है ना, तो ला को गुरु मान ली, फिर ला को एक नहीं माना जाएगा, ला को दो मान लिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद में माँ है। अब उसी माँ की मात्रा हम कहाँ ले जाएं, तो हम क्या करेंगे, इसी को हम गुरु कर देंगे। क्लियर? बहुत ध्यान रखिएगा इनका, क्योंकि आप मात्राएं पहचानने में जरा भी गड़बड़ कर दोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद अनुस्वार वाले वर्ण, अनुस्वार वाले वर्णों में क्या होता है, देखिए अनुस्वार वाले वर्णों में जैसे लिखा है बंदर, संयम, तो बा सा, इसका बा और इसका सा दोनों ही क्या हो गए, गुरुवर्ण हो गए। क्यों? जैसा भी ऊपर यहाँ पर बताया, सेम वही चीज कि अंग की बिंदी को बा के जो साथ जोड़ दिया गया, अंग की बिंदी को सा के साथ जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गए, गुरुवर्ण हो गए। किंतु चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु ही माने जाते हैं। जैसे कहूं में जो हा है, जबकि इसमें हा में चंद्रबिंद लगी हुई है, लेकिन इसको लघु वर्ण ही माना जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं विसर्ग युक्त वर्णों की। तो जैसे दुख, दुख है, आता है, प्राता है, ऐसे इन शब्दों में क्या आता है, विसर्ग आता है। इन विसर्गों में भी गुरु वर्ण माना जाता है। जैसे दुख लिखा है तो दा के बाद लगा हुआ है ना विसर्ग, तो इसको भी गुरु वर्ण माना जाता है। अब हलंत वाले अथवा अर्ध वर्ण नहीं गिने जाते, उनके पहले वाला वर्ण गुरु हो जाता है। जैसे दिग, दिग तो गा में क्या आ रहा है, हलंत आ रहा है, लेकिन इसका जब हम लिखेंगे तो दा में जबकि छोटी की मात्रा है, लेकिन इसको हम क्या गिनेंगे, गुरु वर्ण गिनेंगे। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप इस वीडियो में के माध्यम से जानकारी लेंगे, और ये आपके आज ही नहीं, ये आप जब प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे उसमें भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बात है, कुछ यहाँ पर अपवाद की बात कही जा रही है कि कहीं कहीं उच्चारण के अनुसार लघु को गुरु और गुरु को लघु भी मान लिया जाता है। जैसे मोही, मोही बा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो इसमें क्या है, मोही, मोही का भी वर्ण गुरु होते हुए भी उच्चारण की दृष्टि से लघु माना जाएगा। क्यों, क्यों माना जाएगा? देखिए, हाँ में छोटी की मात्रा है, माँ में ओ की है, ठीक है, तो माँ में ओ की है तो मो तो हो गया, लेकिन जब ही आएगा ही, तो ही को क्या माना जाएगा, गुरु वर्ण माना जाएगा, क्योंकि हा में ही मात्रा तो ही हो गया ना। तो हा जो ही छोटी ई है तो ये क्या हो जाएगी, लघु वर्ण हो जाएगी। अब चरण,
प्रत्येक छंद चरणों में विभक्त होता है, इसे पद या पाद भी कहते हैं। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं जो सामान्यतः 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। कुछ छंदों में 6 चरण होते हैं, छप्पय, कुंडलियां आदि में। अब सम, अर्धसम, विषम छंद कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण एक से हो वे सम छंद कहलाते हैं। चौपाई, इंद्रवज्रा आदि में यही होता है कि वहां पर सम छंद होते हैं, जिनमें पहले और तीसरे तथा दूसरे चौथे चरणों की मात्राएं अथवा वर्णों में समानता होती है, वे अर्धसम कहलाते हैं। जैसे दोहा, सोरठा आदि। जिन चरणों में 4 से अधिक चरण हो और वे एक से ना हो तो विषम छंद कहलाते, जैसे छप्पय और कुंडलियां, भी पहले भी बताया आपको। अब यति क्या है? छंदों के विराम स्थान को यति कहते हैं। इसका संकेत जैसे हम प्रयोग करते हैं ना, कॉमा लगाते हैं तो क्या करते हैं, रुकते हैं। पूर्ण विराम लगाते हो तो आपके पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तब पूर्ण विराम। वही चीज यहाँ पर यति होती। कहने मतलब जब आप कोई भी सॉन्ग गाते हो, कोई भी आप पंक्ति बोलते हो तो थोड़ा सा बीच में रुकते हो। अब चाहे कह दो कि हम श्वास लेने के लिए रुकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो, तो उसको क्या कहते हैं, यति कहते हैं। ठीक है। अब गति क्या है? गति देखिए कि गति में छंद के संगीतबद्ध लय को गति कहते हैं। ठीक। इसके बाद क्रम। क्रम में क्या है? जिन वर्णों के लघु क्रम के अनुसार योग का गण कहते हैं। गण में क्या होता है? वर्णित छंदों में इनका उपयोग होता है और वर्णों की जो संख्या होती है वे तालव्य होती है। तालु से बोलने वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आपको यह भी बता दें कि इन वर्णों को जिनका प्रयोग हम करते हैं तो उनको क्या क्या किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए वो हैं यगण, मगण, तगण, रमण, जगण, भगण, नमन और सगण। ठीक। तो देखिए आपको पता तो होगा ना कि वर्णों के जो क्रम होते हैं, जैसे का, ख, गा तो ये वर्ग हो गया का वर्ग, चा, छा, जा, झ तो ये हो गया चा वर्ग। उसी तरह से तालव्य, मूर्धन्य आदि ऐसे वर्णों का प्रयोग जिनको हम अपने मुख से करते हैं, लेकिन मुख से निकलने वाली वायु वो विभिन्न स्थानों को छूकर बाहर निकलती है। ये सब आप वर्णमाला में पढ़ चुके हो। ठीक है, इसलिए आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इतना जरूर बता दें कि यगण में कितनी मात्राओं का प्रयोग होता है। तो देखिए यगण में 1 लघु है, 2 गुरु हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए अगण में क्या है, 3 गुरु हैं। तगण में 2 गुरु हैं, 1 लघु है। रगण में 1 गुरु है, 1 लघु है, फिर 1 गुरु है। जगण में 1 लघु, 1 गुरु, 1 लघु। ठीक है। भगण में 1 गुरु, 2 लघु। नगण में 3 लघु होते हैं। इसके आगे देखते हैं। अब सगण में क्या है, 2 लघु हैं और 1 गुरु है। तो आप इसको ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। वैसे आपको बता दें, आपके जो 12th और रिकॉर्डिंग कोर्स जो है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोहा, सोरठा, छंद इनकी सबकी मात्राएं कोई उदाहरण दिया होगा और पूछा जाएगा इनकी मात्राएं कितनी हैं, कितनी होती हैं, या इनकी मात्राएं लगाइए, इनकी मात्राओं की संख्या बताइए। ठीक है, या इनमें कितनी मात्राएं आ रही हैं। इस तरह के प्रश्न होते हैं जो आप आसानी से मात्राएं गिन करके कर सकते हो। बस सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जहां पर दीर्घ स्वर है वहां पर गुरु, और जहां पर क्या है, जहां पर लघु स्वर है वहां पर पाई लगेगी, जहां पर दीर्घ स्वर है वहां पर क्या लगेगा, छोटा सा एस के रूप में लगेगा। इसको ध्यान रखिएगा। बस इतना ही आपके कोर्स के लिए काफ़ी है। खैर आगे चलते हैं। मात्रिक छंद, मैंने बताया था आपको कि छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक छंद। तो हम आप इससे यहाँ पर चर्चा करेंगे मात्रिक छंद की। कि मात्रिक छंद में मैंने पहले ही आपको परिभाषा बता रखी, जहाँ पर मात्राओं की गणना की जाती है वहाँ पर मात्रिक छंद होता है। अब
यहाँ पर एक सूत्र भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कल 16 जल तजी चौपाई। यह मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। 2 चरणों को अर्धाली कहते हैं और चरण में जगण अथवा तगण होने से इनके सौंदर्य नष्ट हो जाते हैं। कहने मतलब इसमें गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब उदाहरण में क्या चौपाई में दिया है देखिए, ये सकल स्नेह शिथिल रघुवर के गए कोम दुई दिन कर ढर के। ठीक है, बाल उदाल देख बसे निस बीते और कीन गवन रघुनाथ प्रीते। तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ है रामचरितमानस से। इनकी मात्राएं आपके सामने हैं। अब मात्राओं के बारे में आपको बता दें, जैसे लिखा है सकल, तो तीनों जो आपके सामने अक्षर आ रहे हैं ये तीनों ही क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं, तो इसलिए यहाँ पर लघु मात्राएं लगी हैं। स्नेह तो सा क्या हो गया, लघु हो गया। ने तो ना में एक ही मात्रा आ रही, इसलिए क्या हो गया, दीर्घ हो गया। और फिर हा ये अकेला है तो इसलिए इसमें क्या लगा, लघु लगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपको आगे ज्यादा समझाने की इसकी आवश्यकता है। अब हम दिखाते हैं मात्रिक छंद में दोहा। दोहा की परिभाषा ज्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका भी सूत्र है 13 विषम न जारी के सम 11 बलचाल। देखिए, यह अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा इनके तुक मिलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, दोहा जो होता है उनके तुकांत समान होते हैं। ठीक है, तुकांत समझते हो ना, आखिरी के जो अक्षर होते हैं वो समान होते हैं। जैसे एक में खाता है तो दूसरे में गाता है, जाता है, पीता है, मतलब कुल मिलाकर के जहां पर तुकांत माने जो आखिरी है वो समान ही मात्राएं होती हैं, वो दोहा कहलाता है। तो आपको बता दिया। अब इसमें उदाहरण में आप ले सकते हो, ये आइए उदाहरण, भरत ही सोई न सम्राज मधु विधि हरिहर पाई, विधि हरिहर पद पाई कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन जाई। तो देखिए आपके सामने है यहाँ पर प्रथम चरण में 13 मात्राएं, दूसरे में 11, फिर 13, फिर 11 मात्राएं। तो आपको कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा और देखिएगा। इसके बाद अब आपको सोरठा की परिभाषा अब आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे, इसको जरूर देखिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।